स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक या ऐसा एक पोर्शन है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, या फिर आप लोग चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बड़े से बड़े लेवल पीजीटी टीजीटी टीचिंग में या फिर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें से एक टॉपिक हमारे पास है एक्सरे। एक्सरे भी यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है, आप लोगों ने काफ़ी सारे एग्ज़ाम जब दिए होंगे तो देखा होगा कि एक्सरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और ये हमें प्रॉब्लम भी करते हैं। आज हम लोग एक्सरे में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं जिससे कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग अच्छे से उसके क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। चाहे वो बीएससी 5th सेमेस्टर है, बीएससी 5th सेमेस्टर में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर आप लोगों का कुछ पोर्शन देखने को मिलेगा, और चाहे फिर वो एमएससी में है, एमएससी में तो 2nd सेमेस्टर में शायद कि वहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बुक ही चलती है, तो वहाँ के लिए भी आप लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा फोकस मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खुद फोकस कर चुका हूँ इस चीज़ को। जब हम लोग नेट की कभी ऑनलाइन गूगल वगैरह या यूट्यूब वगैरह की हेल्प लेते हैं और सर्च मारते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिखाता है ना, बिल्कुल ऐसे लेवल के क्वेश्चन दिखाता है, वो 12th की बुक से या फिर बीएससी की बुक से सीधे टाप दिए होते हैं। बहुत ही छोटा लेवल हम लोग देखने को मिलता है। अभी हम लोग बाद में देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने एमसीक्यू लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसमें दिख जाएंगे। पर ये आप लोगों को लेवल अभी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसका लेवल कितना अच्छा लेवल है, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन्हीं क्वेश्चन को आप करने के बाद ना आप हर एक क्वेश्चन का एग्ज़ाम में आंसर दे पाएंगे यदि एक्सरे से क्वेश्चन आता है। तो इसको थोड़ा समझने से पहले, एमसीक्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी, पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि एक्सरे होती क्या है, इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनेंगे, उसके बाद जाके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और गारंटी है कि आप सभी क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा क्वेश्चन करने के लिए। सही है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बुझो वहाँ बैठ, उधर बैठ, सॉरी मेरा डॉगी है, हाँ बैठ जा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक्सरे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का जो न्यू चैनल है, कुछ कारणों से मुझे न्यू चैनल यहाँ पर बनाना पड़ा, तो इस चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है एक्सरे। एक्सरे में हम लोग अगर समझें, एक्सरे सबसे पहले वो याद आ रहा होगा 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें अगर हम देखें तो ये गामा रेज जो होती हैं, और उसके बाद इसमें एक बीच में छोड़ के अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट आती हैं। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इसके बीच में कहीं आती हैं कौन? एक्सरे। ये तो मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि एक्सरे हमने कहाँ पर पढ़ा हुआ है। अगर हम एक्सरे की इम्पोर्टेंस देखें, कहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेडिकल लाइन में अगर कहीं पर बोन ब्रेक होती है तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि हम एक्सरे करवाने जाते हैं, वहाँ पर इसका मेडिकल लाइन में इसका यूज है फिर, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए भी हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। इसमें आप लोगों ने ब्रेक्स लॉ पढ़ा होगा बीएससी में, आप लोगों को याद आ रहा होगा, वहाँ पर भी हमने एक्सरे पढ़ी हुई थी। तो एक्सरे का अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, इसीलिए एग्ज़ाम में भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो एक्सरे अगर हम देखें तो एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती हैं, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्टिंग में एक्सरे को प्रोड्यूस किया था, तो वो साइंटिस्ट आप लोगों को याद ही होगा कि वो रॉन्जन थे, जिन्होंने सबसे पहले एक्सरे को डिफ़ाइन किया, या एक्सरे को पता है कि कैसे हम लोग एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने एक, हम लोग देखें तो सिंपल यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, आप लोग देखते हैं, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली, उस इवैक्यूएटेड ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड, जिसका नाम, एक का नाम है एनोड, दूसरा का नाम है कैथोड, ये लिए, और जो एनोड थे, एनोड के सामने एक टंगस्टन जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक मास का एक सब्सटेंस है, एलिमेंट है, इसको यहाँ पर लगाया, इसको हम टारगेट एलिमेंट भी कह देते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक हाई पोटेंशियल की बैटरी इसमें लगाई। हाई पोटेंशियल बैटरी को जैसे इसमें लगाया तो ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, और ये वैसे ही पोटेंशियल जैसे अप्लाई करोगे तो ये हीट अप होने लगता है, कौन? कैथोड। जैसे ही कैथोड हीट इसमें ये जनरेट होगी, तो वैसे ही इससे थर्मल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ से एमिट होने लगते हैं इस
अगर हम देखें तो फिलामेंट या फिर हीटेड फिलामेंट से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर, ध्यान देना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बहुत तेज़ी से, या हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव करते हैं इधर की ओर। और ये जो टारगेट एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट को टंगस्टन कह रहे हैं, टंगस्टन से जैसे टकराते हैं, टकराने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज एमिट हो रही हैं, और यही जो रेज थी इन्हीं को बाद में इन्होंने नाम दिया एक्सरे। एक्सरे अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो जो एलिमेंट होगा वो हाई एटॉमिक मास या फिर हम कह सकते हैं हैवी एलिमेंट होगा। हैवी एलिमेंट में कौन कौन है, टंगस्टन हो गया, और दूसरा हम इसमें देखेंगे कि मॉलिब्डेनम इसमें आता है। टंगस्टन और मॉलिब्डेनम जैसे एलिमेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं। इनका यूज इसलिए कर रहे हैं, ये सबसे पहले याद रखेंगे, इनका हाई एटॉमिक मास है, ठीक है। दूसरा अगर इसमें देखें तो ये क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट हैं। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखने हैं कि आपको एक्सरे जनरेट करना है तो आप लोगों को ऐसे एलिमेंट चाहिए जिनका हाई एटॉमिक मास हो और हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। ऐसे में कौन कौन है, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम है। इन्हीं का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, या रॉन्जन ने भी इन्हीं का यूज़ किया था। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे समझते हैं, एक डेफिनेशन जो हमने इसमें ऊपर लिखी हुई है, ये भी आप लोगों को थोड़ा और काम आ जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर से भी बहुत सारे पॉइंट हमें मिल जाते हैं कभी कभी। तो ये देखते हैं यहाँ पर से, एक्सरे को हम समझें, व्हेन अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 2 बीम आ रही थी, ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन अ सुटेबल टारगेट। सुटेबल टारगेट कहने का अर्थ है कि जो टारगेट होगा वो जो एलिमेंट हमने यूज़ किया होगा टारगेट एलिमेंट, उसमें उसका हाई एटॉमिक मास होना चाहिए, दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, इसीलिए हम इसको सुटेबल टारगेट कह दे रहे हैं। देन सम रेज आर प्रोड्यूस्ड विच हैव हाई पेनेट्रेटिंग पावर, दीज रेज आर कॉल्ड एक्स रेज। टाइप ऑफ एक्सरे में अगर हम आएंगे, एक्सरे आर ऑफ 2 टाइप्स। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम में देखा गया कि 2 टाइप्स के हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिले। स्पेक्ट्रम का मतलब एक टाइप का फोटोग्राफी होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखेंगे उसमें हमें 2 टाइप के हमें एनर्जी स्पेक्ट्रम देखने को मिले, इसीलिए हमने कहा कि जो एक्सरे होती हैं वो 2 टाइप की होंगी। 2 टाइप के एक्सरे आप लोग याद रखेंगे। पहले का नाम है कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। जब स्पेक्ट्रम दिखा गया तो पहला कैसा दिखा, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम, और दूसरा दिखा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। जो ये कंटिन्यूस होते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम है, ये कैसे कैसे मिलते हैं इसको हम आगे समझते हैं। तो पहले स्टार्टिंग हम करते हैं कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम से। तो सबसे पहले कौन सा आता है, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। व्हेन एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड एट लो पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन द टारगेट एंड फिलामेंट। टारगेट ये हो गया टंगस्टन और मॉलिब्डेनम, फिलामेंट कौन है, जिसको हम हीट कर रहे हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे। तो when X-ray are produced at a low potential applied between the target and filament, some electrons penetrate the core of the atom of target material and deaccelerated। और ये क्या होता है, deaccelerate हो जाते हैं। The deaccelerated electrons emit X-ray and give continuous spectra। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझेंगे इसको, क्या कह रहा है। एक अगर मान लो हमारे पास कोई एटम है, एटम किसका रहेगा, वही हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक मास का कोई एलिमेंट है, उसका एक एटम है। तो उसमें अगर हम मान लेते हैं कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से एक एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन हम इस पर एमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको पेनेट्रेट कर जाता है, इसकी कोर को पेनेट्रेट करने के बाद, ध्यान से इसको समझना, ये इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इसकी पहले वेलोसिटी ज़्यादा है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब है डीएक्सेलरेट होना। तो हम इसमें कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में इसकी एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा रही होगी, बाद में इसकी एनर्जी कम हो गई है। तो एनर्जी कम हो गई, तो जो एनर्जी इसने बाहर एमिट की है, उसी एनर्जी को हम लोग देखते हैं कि इनविजिबल रेज के फॉर्म में हमें मिल रही है, और वही जो एनर्जेटिक रेज हैं उन्हीं को हमने नाम दिया एक्सरे। तो ये कौन सी होती हैं, यही हैं एक्सरे। ध्यान से थोड़ा समझना। जैसे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बीम इस पर इंसिडेंट हुई, और वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो क्या होने लगे, डीएक्सेलरेट हुए। डीएक्सेलरेट होने का मतलब है कि इनकी एनर्जी कम हो रही है, और वही जो एनर्जी कम हो रही है उसी को हम अगर देखें, यहाँ फोटोग्राफी प्लेट लगाते हैं तो उसमें हमें वो कुछ स्पेक्ट्रम बनाता है, और वो स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलते हैं, और उन्हीं को हम लोग नाम दे रहे हैं कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जो ये
इनका जो रिलेशन होगा, वेवलेंथ क्या होगी या फिर इनका जो एनर्जी है इसके साथ क्या रिलेशन होगा। पहले तो हम देख रहे हैं कि ये क्या, जो याद रखना कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम हमें तब मिलता है जब हम उसको क्या करेंगे, लो पोटेंशियल पर एक्सेलरेट कराएंगे इलेक्ट्रॉन को, और तब जाके उसको हम टारगेट पर इंसिडेंट करेंगे, हिट करेंगे, तब जाके हमें जो रेज मिलेंगी वो कंटिन्यूस एक्सरे होंगी। अब इसको अगर हम समझें कि जो एनर्जी होगी ई के जो आएगी, कि हम देखें तो सीधे सीधे पोटेंशियल से रिलेटेड है, फिर क्योंकि हम हाई पोटेंशियल से करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, लो पोटेंशियल से करोगे तो उसकी एनर्जी कम होगी। और हमें 12th में पढ़ा था जो ई के इक्वल टू होता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड चार्ज इंटू पोटेंशियल, या हम चार्ज यहाँ पर कौन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो ई हो जाएगा, पोटेंशियल कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ई के इक्वल टू ई इंटू वी हम यहाँ पर लेके चलेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो यहाँ से W इक्वल टू कितना निकालेंगे, Q इंटू वी, W ही एनर्जी होती है, तो इसी को हमने क्या कह दिया, E के कह दिया। तो E के इक्वल्स टू Q इंटू वी, Q कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये तो आप लोगों को आता होगा, वैसे बता दे रहा होगा, जिसको नहीं आता है तो आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो इतना एनर्जी से हमने इसको भेजा। अब आगे एक फॉर्मूला है इसमें, वैसे सीधे सीधे लैम्डा का आता है, पर मैं इसको थोड़ा सही से बता दूं तो एक E इक्वल्स टू एच न्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांक का, ठीक है। E इक्वल्स टू यहाँ पर E के अगर हम लेके चलें तो E के कौन हो गया फिर ई वी, ई को ई वी लिख देता हूँ मैं, यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ई के इक्वल्स टू अगर हम देखें तो ई के इक्वल्स टू कितना होता है, ई इंटू ई के की जगह मैं लिख देता हूँ ई इंटू वी, मतलब ई इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है ई इक्वल्स टू एच न्यू, मैंने बोला था ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो ई की जगह कितना रख दो, ई इंटू वी, और न्यू की जगह कितना रख देते हैं, सी अपॉन में न्यू कितना होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया बताओ, यहाँ से आ गया लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन में ई वी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो उसकी वेवलेंथ कंटिन्यूस अगर हम बात करें, जो एक्सरे होती हैं उसकी वेवलेंथ होती है एच सी अपॉन में ई वी। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके चलेंगे थोड़ा सा और आगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा है इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को अगर हम समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे हमें मिलेगा, इसमें पॉइंट थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, बस कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी। जो हमारा यहाँ पर फिर से टारगेट एलिमेंट रहेगा, टारगेट एलिमेंट वही होगा टंगस्टन या फिर मॉलिब्डेनम, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक मास का कोई एलिमेंट होगा, या उस एलिमेंट का कोई एटम है मान लो। इसमें ये होता है न्यूक्लियस, बाहर होती हैं सेल, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे हमें सेल मिलते हैं। एन सेल ये रहेगा, और भी हाई को होंगे, तो ये सेल हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ पर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इस पर इंसिडेंट होती है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर इंसिडेंट हुआ, तो वैसे क्या करता है, इसको ये पेनिट्रेट कर जाता है एटम को। पर लेकिन जब पेनिट्रेट कर रहा होगा उस समय क्या होता है, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें है यहाँ पर के सेल में, उस इलेक्ट्रॉन से ये हिट कर गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, याद रखना इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जो कि हाई पोटेंशियल से यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सलेरेट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस के सेल के इलेक्ट्रॉन से हिट कर जाता है, इसको हिट कर गया सीधे। तो वैसे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट करेगा किसी बाहर सेल में। अब ये होता क्या है कि जैसे के सेल से निकला था, ये हो सकता है कि एल सेल में चले जाए, सॉरी एन सेल में चले जाए, या फिर एम सेल में जाए, फिर एन सेल में जाए। वो एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन था जिसने इसको हिट किया है वो कितनी एनर्जी का था। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर को जाएगा तो हमें पता है कि जो बाहर सेल होते हैं इसमें तो ज़्यादा रहता नहीं है, ये 10⁻⁸ सेकंड तक ही वहाँ तक रहेगा। उसके बाद फिर से कहाँ ध्यान देना, इसका जो ट्रांजिशन होगा वो लोअर एनर्जी स्टेट के सेल में होने लगेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएगा तो वैसे ही ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा, तो यहाँ से एनर्जी होगी बाहर एमिट, और वही एनर्जी जो हो रही है, इसी एनर्जी या फिर हम इसको रेज को हम कहते हैं एक्सरे। जब तुम इसको बाहर देखते हो फोटोग्राफ प्लेट में, स्पेक्ट्रम इसका जब हम देखें तो स्पेक्ट्रम हमें कैसा दिखता है, वो स्पेक्ट्रम में दिखती है हमें बहुत सारी लाइंस, उन्हीं लाइन को हमने नाम दिया है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो अब यहाँ पर समझना, जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ने हिट किया के सेल के किसी इलेक्ट्रॉन को, जरूरी नहीं है एल एम में भी कर सकता है, हम मान ले रहे हैं कि के सेल के इलेक्ट्रॉन को हिट किया, और वैसे ही इसने इस के सेल के इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी स्टेट के सेल में
ट्रांसमिट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन उन सेल से फिर नीचे जब आएगा तो मान लेते हैं कि जो एल सेल से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, एल सेल से के सेल में आ रहा है। कहाँ से, एल से के में आ रहा है, या फिर हो सकता है वो किस में आए, एम से के में आए। ठीक है, मतलब बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं, इनसे इसमें आ रहा होगा। अगर मान लो एल से के में आ रहा है तो हमें जो मिलेगी उसको हम लाइन को नाम देते हैं के अल्फा। वहाँ से लाइन क्या मिलेगी, के अल्फा। अगर वो किस में आ रहा है, एम से अगर के में आ रहा है तो हमें क्या मिल जाएगी, के बीटा। अगर वो किस में, एन से अगर के में आ रहा है तो हमें मिलेगी के गामा। ऐसे हमें क्या होती हैं, बहुत सारी लाइंस मिलती हैं। अगर और ऊपर से आ रहा होगा तो क्या मिलती, के डेल्टा मिलती। तो ये हमें लाइंस हमें मिलने लगती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, अच्छे से डायग्राम बना रखा है। ये मिलेगी, देखो एल से अगर के में आ रहा है तो के अल्फा, एम से अगर के में आ रहा है तो के बीटा, एन से अगर आ रहा है तो के गामा, ऐसे अगर और हायर एनर्जी से आ रहा है तो के डेल्टा, ऐसे मिलेंगी। पर लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के में आए वापस, हो सकता है एल में आएगा, तो एल में आएगा तो पहली एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा सीक्वेंस आप लोग इसका समझ गए होंगे। ऐसी होती है फिर ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक ऊपर ग्राफ हम लोग आप देख सकते हैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ में बनाया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो नीचे हमें जो मिल रहा है, ये वाला अगर हम लोग ये वाला ग्राफ देखें, इसमें अगर हम देखें तो पीक्स हमें दिख रही है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस में तो बिल्कुल कंटिन्यूस ग्राफ हमें मिलता है। कंटिन्यूस अगर होता तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा होता, कंटिन्यूस में ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलता, ये कंटिन्यूस होता। पर जो ऊपर का है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम इसको नीचे वाला देखें तो ये लो पोटेंशियल पर होगा। ये कौन सा होगा, सबसे नीचे वाला, ये होगा लो पोटेंशियल। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर वाले हैं ये हाई पोटेंशियल, और ये बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल। देखो लो पोटेंशियल पर कैसा मिलता है, कंटिन्यूस मिलता है, मिल रहा है कंटिन्यूस। उसके बाद हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया तो वैसे हमें करेक्टरिस्टिक मिलने लगा कि उसमें पीक्स आने लग गई है। उसके हमने और ज़्यादा बढ़ाया तो पीक्स और बढ़ गई हैं, तो हमें समझ रहे हैं कि हमें करेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी उसमें इंक्रीज हो रही है। तो ये हमें कुछ इसका ग्राफ ऐसा हमें मिल जाता है। ये था करेक्टरिस्टिक। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द करेक्टरिस्टिक एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्सट्रीमली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वही समझ रहे हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो ज़्यादा पोटेंशियल से एमिट हो रही होंगी या एक्सलेट हो रही होंगी। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पेनेट्रेट द एटम ऑफ अ टारगेट मटेरियल, जब इसको पेनेट्रेट कर जाती हैं, एंड हिट द बाउंड्स इलेक्ट्रॉन, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको हिट करेंगे, बाउंड्स इलेक्ट्रॉन ऑफ के एलिमेंट सेल, एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर सेल एंड गो आउट टू हाई एनर्जी सेल। और कहाँ पहुँच जाता है, हाई एनर्जी सेल में पहुँच जाता है। अब एक इसके ट्रांजिशन के ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इट इमिट्स द रे कह सकते हैं। ठीक है, दीज आर एक्सरे एंड द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ये होती हैं। इसमें अगर हम बाद में एक साइंटिस्ट थे, बाद में उसको हम देखेंगे, मोजले इनका नाम था, मोजले। बाद में इसको अभी नेक्स्ट अगर लेक्चर हम इसमें लेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने अगर हम इसमें देखें तो एक फॉर्मूला दिया था न्यू, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक वाले में न्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी, ये होती है आर ए स्क्वायर जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर। इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सॉरी। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख लेंगे अभी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी बन जाते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू और जो जेड होता है, याद रखना न्यू है जेड के साथ। ये कह देगा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है वो एटॉमिक नंबर जेड के साथ कैसे डिपेंडेंट होती है। तो आप लोग याद रखेंगे न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जेड स्क्वायर आ रहा है। और कहीं पर अगर ऐसा फॉर्मूला है न्यू और इधर कौन है, जेड स्क्वायर है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनता है आप सभी लोगों को पता है। इसका ग्राफ अगर यहाँ पर एक लीनियर फंक्शन है, यहाँ पर 2 डिग्री है, तो उस कंडीशन में पैराबोला इसका ग्राफ होता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि न्यू और जो एटॉमिक नंबर है जेड, इसमें क्या रिलेशन है, तो याद रखना न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। दूसरा अगर हम बात करेंगे इनमें अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ पैराबोला मिलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि पैराबोला क्यों होता है मैथ्स में, तो इसको हम पैराबोला हम कहेंगे। अब याद रखना एक्सरे स्पेक्ट्रम में कितने जो टाइप की अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम होते हैं, उसमें 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक कौन सा होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक्सरे तब प्रोड्यूस होती हैं जबकि क्या होता है,
एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम किसी एक टारगेट एलिमेंट्स पर हिट करती है। टारगेट एलिमेंट कैसा होना चाहिए? टारगेट एलिमेंट होना चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, और दूसरा हाई एटॉमिक मास का वो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यही हमारे इस लेक्चर में आज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और आप लोगों को देख के लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज टारगेट एलिमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे बिकॉज इट इज। अब थोड़ा सा समझना इसका, अगर हम लोग अभी देखेंगे जो कॉन्सेप्ट है उसी से इसका आंसर बन जाने वाला है। मोलिब्डेनम की जगह दूसरा क्या हो सकता था? आप लोग याद रखो, टंगस्टन भी हो सकता था। ये दो ही एलिमेंट ज़्यादा हम लोग एक्सरे प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो मोलिब्डेनम इज़ यूज्ड एज टारगेट एलिमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे बिकॉज, देखो इसके दो ही हो सकते हैं। एक तो क्यों, इसका हमें पता है हैवी एलिमेंट, हैवी एलिमेंट होना चाहिए, या इसको हम कह सकते हैं कि वो हैवी एलिमेंट का मतलब क्या है कि हाई एटॉमिक मास होना चाहिए उसका। दूसरा हमें पता है कि वो क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। एक्चुअली ये पहले से ही टिक इसलिए लगा रखा क्योंकि मैंने ये वीडियो एक बार पहले बनाई थी और उसमें आवाज़ ही नहीं आई। दोबारा मेरे को इसमें करना पड़ रहा है। पहले तो लिखने में बहुत टाइम लगा था और फिर वीडियो बनाने में भी ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये मेहनत के लिए आप लोग थोड़ा वो लाइक भी क्वेश्चन कर देंगे। और दूसरा मैंने क्वेश्चन काफ़ी जगह से ढूंढ के इसमें बनाए हुए हैं और ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं आगे। तो ये क्या होना चाहिए, इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा सही होगा, हैवी एलिमेंट विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो एलिमेंट कैसा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, हाई एटॉमिक मास का होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, समझ गए होगे। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, पैराबोला बिल्कुल सही है, हाइपरबोला नहीं हो सकता, एलिप्स नहीं हो सकता, तो इसका आंसर पैराबोला ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब डिपेंड्स ऑन। देखो वेवलेंथ ध्यान देना, अभी मैंने फॉर्मूला तो बताया था, लैम्डा इक्वल्स टू वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू HC अपॉन में EV। तो अगर हम देखें ना, केवल लैम्डा का एक ही चीज़ रिलेशन होता है, वो होता है पोटेंशियल के साथ, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसको हम कह सकते हैं, पोटेंशियल के साथ रिलेशन होगा। तो लैम्डा पोटेंशियल से, क्योंकि देखो H कांस्टेंट होता है, C कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो लैम्डा केवल एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट है, पोटेंशियल पर। तो इसमें ऑप्शन है, देख लो कहीं पर पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, व्हेन हाई एनर्जेटिक कैथोड रे स्ट्राइक अ हैवी टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन रेज प्रोड्यूस्ड आर। ये तो बिल्कुल एक्सरे की डेफिनेशन कह दी इसने, तो ये एक्सरे हो जाएगा। देखो कहीं पर भी अगर ऐसा आ रहा है, व्हेन हाई एनर्जेटिक में हम लोग यहीं पर यूज़ करते हैं। कैथोड रे का मतलब इलेक्ट्रॉन बीम हो गया, स्ट्राइक अ हैवी टारगेट का मतलब क्या है, जिसका जो एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये हमने अभी बात करी थी। तो अब कौन सी रेज आएंगी, फिर एक्सरे ही आएंगी। ठीक है, फिफ्थ है क्वेश्चन, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इज इक्वल टू। ये तो बिल्कुल फॉर्मूले की बात कर दे रहा है। जो वेवलेंथ है वो मैंने बताया था केवल इसी पर फॉर्मूले से डिपेंडेंट है, अभी हमने इसको ड्राइव भी किया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैथोड रे ट्यूब इज़ नॉट यूज्ड। देखो कहाँ पर यूज़ नहीं होती हैं, पहला टेलीविज़न में यूज़ होती हैं, रडार में इसका यूज़ होता है, कैथोड रे ऑसिलोग्राफ इसमें तो यूज़ होती हैं। ये दोनों चीज़ अगर हम देखें तो टेलीविज़न के अंदर ही हैं। ठीक है, तो इन टेप रिकॉर्डर इसमें नहीं होंगी। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही पूछा है कि किस में नहीं होती हैं यूज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा इज डिपेंड्स। देखो इंटेंसिटी ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा किस पर डिपेंड होता है, याद रखेंगे जो इंटेंसिटी होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की, वो डिपेंडेंट होती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। तो जो क्या होगा, मैंने बताया था भी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं और क्या करते हैं, किसी भी ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर से जाता है और वो डीएक्सलेट होता है। डीएक्सलेट होने से जो एनर्जी यहाँ से इमिट होती है उसी से हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है। तो जो स्पेक्ट्रा जो हमें मिल रहा है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, वो उतना ज़्यादा हमें इंटेंस मिलेगा जबकि इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी का होगा उतना ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की किस पर, एनर्जी पर डिपेंड करेगा। तो इसका पहले आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द एनर्जी ऑफ एन एक्सरे फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम इज। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, एनर्जी की बात कर रहा है तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है। अगर हम इसमें सिंपल सा फॉर्मूला अगर लगाएं तो इसमें क्या दे रखा है हमें, वेवलेंथ दे रखी है, तो HC अपॉन में लैम्डा लगा देंगे।
ठीक है। तो यहाँ से हम एनर्जी Hc पता है, लैम्डा उसने दे रखा है, इसका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। इसको एक आप लोग काम करेंगे 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर नहीं पता, मतलब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी जनरेटेड बाई एन एक्सरे ट्यूब डिपेंड्स मेनली अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। या हम लोगों को पता है कि ये करंट वरेंट नहीं पे करेगा, नेचर ऑफ टारगेट नहीं, ऑल ऑफ द वेब तो बिल्कुल भी नहीं। तो किस पर आएगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज? मैंने कहा था केवल और केवल वेवलेंथ की बात करेगा तो वोल्टेज आ जाएगा आंसर। द नंबर ऑफ फोटोन्स इन 6.624 जूल ऑफ एनर्जी फॉर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें दे रखी है एक रेडिएशन है, एक्सरे रेडिएशन होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, और हमें दे रहा है कि वो कितनी एनर्जी हमें मिल रही है वो भी दे रखी है, पर कह रहा है कि वो एनर्जी जो मिल रही है वो कितने फोटोन से मिलकर बनी हुई है। तो हमें टोटल एनर्जी गिवन है, कितना है, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू NH न्यू। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? H न्यू होती है, प्लांक ने बोला था। अगर n फोटोन है तो कितना आएगा? NH न्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कह रहा है टोटल एनर्जी हमें गिवन है कितने की? 6.624, और हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कितने फोटोन्स होंगे। H न्यू एक फोटोन की एनर्जी होती है, तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे? H न्यू से इसको डिवाइड कर देंगे, H न्यू को नीचे ले आना, वही हो जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया, इसको हम कर लेंगे, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट में इसका आंसर करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखो, इफ़ न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड जेड इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम देन फ्रीक्वेंसी इज़ प्रोपोर्शनल टू। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ये जो लॉ है इसका नाम है मोशले लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इन द एक्सरे स्पेक्ट्रम आर। देखो, दो टाइप के स्पेक्ट्रा कौन कौन से होते हैं वो हमें पहले से पता है, कंटिन्यूस होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो दो ही टाइप के यहाँ पर कौन से होते हैं? स्पेक्ट्रम होते हैं एक्सरे में। क्वेश्चन नंबर 13 है, द नेम ऑफ सीरीज इन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा विच हैज़ मैक्सिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि किस सीरीज में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए सबसे मैक्सिमम एनर्जी ज़रूरत होगी। ये आप लोग कॉन्सेप्ट से इसको बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि एक आइटम है, मान लो इस आइटम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, K सेल होता है, L सेल होता है, M सेल होता है, फिर इसकी अगर हम बात करें तो N सेल भी रहेगा, ये N सेल होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होगी? इस इलेक्ट्रॉन की। अरे न्यूक्लियस से ज़्यादा इसको स्ट्रांगली अगर हम कहेंगे बाउंडेड रहेगा, जितना ज़्यादा दूर जाएगा तो फिर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी है तो इसको बाहर निकालने के लिए तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इजेक्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि K वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो K सीरीज मतलब K अल्फा, K बीटा, K गामा, इनकी सबसे ज़्यादा रहेगी, तो K वाले की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये थे सारे क्वेश्चन। मुझे पता है कि आप लोगों को ये, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है तो आप लोगों को पसंद आए होंगे। आगे और भी मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाऊंगा, और सारे के सारे टॉपिक हम ऐसे ही कवर करेंगे। किस टॉपिक को बनाना है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, किस टॉपिक में और आगे वीडियो लाऊं। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मैं अपने हिसाब से एक नए टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा, और ऐसे हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।